आज का जो लेक्चर है वो दो चीज़ों को कवर करेगा, जिसमें डिफरेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड आइटम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड उनकी डिस्क्रिप्शन होगी कि ये होती क्या है एक्टिविटी, और इसको हम मैयर किन यूनिट्स में करते हैं और इसकी पेमेंट हम किस तरह कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास साइट क्लियरेंस वर्क्स आता है। तो जब भी हमने कोई घर बनाना है या हमने कहीं कोई रोड कंस्ट्रक्ट करनी है या कोई भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी कैरी ऑन करनी है, तो हमने अपनी साइट को प्रिपेयर करना होता है। और उसकी लेवलिंग, उसकी क्लियरिंग एंड ग्रबिंग, जड़ी बूटियां जो हम निकाल रहे होते हैं, उखाड़ रहे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा रोड्स के प्रोजेक्ट्स पे कि जब जिस जगह से रोड गुजरनी हो वहाँ पे सबसे पहले बुलडोज़र आके ब्लेड लगाता है। तो वो एक्चुअली साइट क्लियरेंस वर्क कर रहे होते हैं कि उस साइट को आगे आने वाली एक्टिविटीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। और इस आइटम की जो कॉस्टिंग की जाती है वो मोस्टली लमसम अमाउंट्स में रखी जाती है, क्योंकि इसकी ज़रा मेजरमेंट इतना आसान काम नहीं होता साइट क्लियरेंस वर्क का। तो कोई एज सच डायरेक्ट इसकी किसी यूनिट में मेजरमेंट्स नहीं की जाती, बल्कि एक्सपीरियंस की बेस पे, इस आइटम के स्कोप ऑफ वर्क की बेस पे हम प्रायर एक्सपीरियंस, अगर प्रोजेक्ट आपने कहीं किया है या एक्सपीरियंस बंदों से बातचीत करके, तो इसकी हम लमसम में इसकी एस्टिमेटिंग कर रहे होते हैं इस आइटम की। ये एक फिगर है, ये अब यहाँ पे एक रोड कंस्ट्रक्ट होनी है, उसके लिए ये साइट क्लियरेंस की एक्टिविटी चल रही है बुलडोज़र से। फिर हमारे पास, अगर हम घर की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास एक्सकेवेशन आ जाती है फाउंडेशन वर्क के लिए। और अगर आप रोड के पर्सपेक्टिव में बात करें तो उसमें भी एक्सकेवेशन आती है। इनिशियल हम ट्रेंच बनाते हैं और उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंट रोड लेवल्स अवेलेबल होते हैं, सब ग्रेड के, सब बेस के और बेस कोर्स के, उनकी बेस पे हम अपनी उन ट्रेंचेस की फिलिंग करते रहते हैं। और अगर हम घर की बात करें तो आपको जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स दी जाती हैं, उसमें अगर आप गौर करें तो कहीं ना कहीं आपको फाउंडेशन प्लान दे दिया जाता है। उस फाउंडेशन प्लान को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो उसमें आपको तीनों डायमेंशंस मिल रही होती हैं। लेंथ और विड्थ तो आपको ड्राइंग के प्लान्स जो अवेलेबल हैं वहाँ से मिल रहे होते हैं, और फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो आपको जो सेक्शन ड्राइंग्स होंगी वहाँ पर आर्किटेक्चरल मैप में, उससे आपको अंदाज़ा होगा। तो हम जब भी फाउंडेशन में एक्सकवेशन की बात करते हैं, वो हमेशा क्यूबिक फीट में हम मेजर कर रहे होते हैं। और उसके लिए हमें लेंथ रिक्वायर्ड होती है, ब्रेड्थ रिक्वायर्ड होती है और डेप्थ रिक्वायर्ड होती है। और इसकी जो अगर पेमेंट की आप बात करें तो ये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से हम इसको पेमेंट कर रहे होते हैं। अगर छोटे प्रोजेक्ट्स पे चल रहे हैं, अगर आप बड़ा स्कोप ऑफ वर्क ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोजेक्ट एक्सपेंडेड है आपका, तो वहाँ पर हम पर 100 रुपीज़, 100 पर क्यूबिक फीट के हिसाब से हम उसकी पेमेंट कर रहे होते हैं। ये एक फिगर है यहाँ पे, ये एक्सकेवेशन हो रही है फाउंडेशन की। फिर फिलिंग इन ट्रेंचेस, ज़ाहिर बात है जब आपने फाउंडेशन की एक्सकेवेशन कर ली, उसमें आपने फुटिंग डाल दी, और फुटिंग के ऊपर आपने जो ब्रिक वर्क करते हैं वो आपने कर दिया। अब उसकी बैक फिलिंग भी आपने करनी है। तो वो एक्चुअली होती है फिलिंग इन ट्रेंचेस के। आपने जो फाउंडेशन खुदाई की थी और उसमें कंक्रीटिंग की एक्टिविटी और ब्रेक वर्क का काम कर लिया, तो अब आपने प्लेंथ बीम तक उसकी बैक फिलिंग करनी है। और ये बैक फिलिंग का वॉल्यूम हम किस तरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो ये आपने जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन निकाला होता है, उसमें से वॉल्यूम ऑफ मैसनरी जो आपने किया होता है फाउंडेशन में,
वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपके पास बैक फिलिंग का जो ट्रेंचेस में क्वांटिटी आती है, उसका वॉल्यूम निकल के आ जाता है। अगेन ये भी क्यूबिक फीट में हम इसका मेजर कर रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं पीसीसी की, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, या जिसको हम लीन कंक्रीट भी बोलते हैं। इसमें जो अगर हम फाउंडेशन की बात करते हैं और लीन कंक्रीट की बात करते हैं, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो मिक्स प्रोपोर्शन है वो 1:4:8 का हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस एक्टिविटी के लिए एक तो आपको मिक्स प्रोपोर्शंस का पता होना चाहिए, और उस मिक्स प्रोपोर्शन में आपको फिर क्वांटिटीज़ का पता होना चाहिए कि सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट की क्या क्या क्वांटिटीज़ आप यूज़ करने जा रहे हैं। तो जब आपके पास मिक्स प्रोपोर्शन आ गया, आपके पास क्वांटिटीज़ आ गई और आपको स्पेसिफिकेशंस का पता होगा, तो आप इसकी कॉस्टिंग कर सकते हैं। और वो जो इसकी आइटम की मेजरमेंट है वो हम क्यूबिक फीट में ले रहे होते हैं, और इसकी जो हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं पैसे पेमेंट करने के लिए, वो रुपीज़ पर 100 क्यूबिक फीट के हिसाब से हम उसकी मेजरमेंट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर बाज़ जगहों पर होता क्या है कि आप जब खुदाई करते हैं तो आपकी जो सॉइल है नीचे, वो लूज़ होती है, वो वीक होती है, सॉफ्ट सॉइल होती है। तो उस केस में हम इज़ाफ़ी एक लेयर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी अगर हम इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी यूज़ करें तो उसको हम सोलिंग बोलते हैं। सोलिंग, अब ये क्रश्ड ब्रिक्स भी हो सकती हैं और क्रश्ड स्टोन्स भी हो सकते हैं। ये हम जिसको हम अगर फ़र्श जब आप फ्लोरिंग कर रहे होते हैं तो हम कच्चा करते हैं। तो सेम इसी तरह जब हमारी कोई सॉफ्ट सॉइल आ जाए, वीक सॉइल आ जाए, तो उसको एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की, जिस तरह पहाड़ी इलाकों में आप चले जाएँ, वहाँ पर हम जो घर बना रहे होते हैं, तो जो लोअर मोस्ट लेयर हम बिछाते हैं वो क्रश्ड स्टोन्स की होती है या क्रश्ड ब्रिक्स की हम वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि हमारी जो ऊपर की लेयर्स हैं, जिसमें कंक्रीट की लेयर आएगी, फिर ऊपर ब्रिक वर्क आ जाएगा, उसको एक एडिशनल हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें, वो हमारी जो वीक सॉइल है उसके लिए। और ये जो सोलिंग की एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं, ये इसकी हम लेयर वाइज इसको हम कंप्यूट करते हैं, और ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम इसकी डायमेंशन ले रहे होते हैं और पेमेंट कर रहे होते हैं। ये एक एक्टिविटी है पीसीसी की फाउंडेशन में। तो इसके ऊपर फिर हमारी फुटिंग आ जाती है, और उसके ऊपर हमारे पास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन आ जाता है, जो स्टेप्स में हम करते हैं, और प्लेथ बीम तक हम पहुंचते हैं, और उसके बाद हम सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, प्लिंथ तक ब्रिक वर्क, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ज़हन में रखनी होती है, क्योंकि प्लिंथ तक जो ब्रिक वर्क हम करते हैं वो स्टेप्स में हम कर रहे होते हैं। बाज़ जगहों पर जो हम फुटिंग की कंक्रीट कर लेते हैं, उसके ऊपर हम 18 इंच की चौड़ाई की हम ब्रिक वर्क करते हैं, और उसके ऊपर 13-13 इंच के 2 मज़ीद रद्दे हम लगा लेते हैं, या लेयर्स लगा देते हैं ब्रिक वर्क की। या दूसरी तरफ अगर आप ये वाला नहीं करना चाह रहे, तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप है, जो कि जो कंक्रीट का किया होता है, वो 30 इंच का उसका होता है। उसके ऊपर जो पहला स्टेप ब्रिक वर्क का आता है वो 18 इंच का हो जाता है। उससे ऊपर जो स्टेप आता है वो 13.5 इंच का हो जाता है, और फिर फाइनल स्टेप 9 इंच का करके उसको प्लिंथ लेवल तक ले जाया जाता है, और फिर ऊपर सुपर स्ट्रक्चर की जो ब्रिक वर्क किया जाता है वो थ्रू आउट आगे 9 इंच की दीवार रखी जाती है। और जो पार्टीशन वॉल होती हैं, या बाथरूम या बाउंड्री वॉल है, वो फिर 4.5 इंच की चौड़ाई उसकी रखी जाती है। अगेन जो हम ये ब्रिक वर्क कर रहे होते हैं, इसकी भी मेजरमेंट क्यूबिक फीट में चल रही होती है, और इसकी जो हम पेमेंट कर रहे होते हैं वो रुपीज़ पर 100 क्यूबिक फीट में हम उसकी पेमेंट कर रहे होते हैं। और जब भी हमने इसका ब्रिक वर्क का काम करना है प्लिंथ लेवल तक, उसकी हमने एक
क्लियर स्पेसिफिकेशन बतानी होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क बताना होता है, और उस डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क से हमें स्कोप पता लगेगा। और फिर उसमें आपने क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स बतानी है कि आपने ए क्लास ब्रिक यूज़ करनी है, बी क्लास यूज़ करनी है, या जो सी भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं। और फिर ब्रिक वर्क्स ब्रिक्स जो हम रखेंगे उनकी आपस में बॉन्डिंग के लिए मोटर की क्या रेशो हम यूज़ करते हैं। मोस्टली हम 1:4 यूज़ कर रहे होते हैं, या 1:6 यूज़ कर रहे होते हैं। फ्रीक्वेंटली जो यूज़ होती है वो 1:6 यूज़ हो रही होती है। फिर हम अगर सुपर स्ट्रक्चर की बात करें, सुपर स्ट्रक्चर से मुराद जो प्लेन्थ बीम से ऊपर का स्ट्रक्चर है, जो आपको जब आपका घर बन रहा हो तो आप उसको देख सकें, टच कर सकें। मतलब कि जो प्लिंथ लेवल से ऊपर का स्ट्रक्चर है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, और जो प्लिंथ लेवल से नीचे का स्ट्रक्चर है जो बैक फिलिंग के बाद आपको नज़र नहीं आता, उसको हम सब स्ट्रक्चर बोल रहे होते हैं। तो जब हम सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क कर रहे होते हैं, अगेन इसमें हमें क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स बतानी होती हैं, मॉर्टर की जो मिक्स रेशो हमने यूज़ करनी है वो बतानी होती है। और इसकी हमने जब मेजरमेंट कर रहे होते हैं और लेंथें हम निकाल रहे होते हैं, तो अगेन इसमें आप सेंटर लाइन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, या सेपरेट इंडिविजुअल वॉल मेथड भी यूज़ करके आप उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। विड्थ आपको पता होती है 9 इंच की या 4.5 इंच की दीवार होती है ब्रिक वर्क में, और हाइट जो है वो आपको ड्राइंग से पता चल जाती है। तो इस तरह आपके पास ब्रिक वर्क जो है वो अगेन क्यूबिक फीट में आ रहा होता है। और इसमें हाँ, वॉल के अंदर जितनी भी ओपनिंग्स आएंगी, जैसे आपका डोर आएगा, आपका विंडो आएगा, आपके वेंटिलेटर्स की जगह आएगी, उनको टोटल ब्रिक वर्क का जो वॉल्यूम होगा उस कमरे का, उस जगह का, उससे आपने माइनस करनी होगी वो ओपनिंग्स का वॉल्यूम। तो आपके पास एक्यूरेट वॉल्यूम आएगा। अगर आप ओपनिंग का वॉल्यूम माइनस नहीं करेंगे तो वो जो वैल्यूज आप निकालेंगे वो गलत तस्वर की जाएगी। और इसकी भी आइटम की जो मेजरमेंट है, जैसे मैंने बताया क्यूबिक फीट में हम कर रहे होते हैं, और इसकी जो पेमेंट हम इसकी करते हैं वो अगेन रुपीज़ पर 100 क्यूबिक फीट के हिसाब से हम उसकी पेमेंट कर रहे होते हैं। और इसका थंब रूल हम देख चुके हैं कि 1 क्यूबिक फीट में आपकी साढ़े 13 ईंटें आती हैं, और अगर आप 100 क्यूबिक फीट का करते हैं तो वो 1350 ईंटें आ रही होती हैं विद वेस्टेज एंड वाटर। ये अब आपका ये जो हमें सामने स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर आती है जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास डीपीसी, जिसको हम डैम्प प्रूफ कोर्स बोलते हैं। इसका मेन पर्पस होता है जो ज़ेरे ज़मीन वाटर टेबल का उतार चढ़ाव होता है, और उसकी वजह से जो सेम आती है आपकी दीवारों में, उस सेम को रोकने के लिए हम डीपीसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब ये डीपीसी हॉरिजेंटल डीपीसी भी होती है, यानी कि जब आप अपना प्लिंथ अगर आप प्लिंथ बीम नहीं डाल रहे तो प्लिंथ लेवल से नीचे आप डीपीसी डाल दें, या आप जब प्लिंथ बीम डाल रहे हैं प्लिंथ बीम के ऊपर आप इसकी लेयर डाल सकते हैं। ये गालबन 2 इंच रखी जाती है या 3 इंच रखी जाती है, अकॉर्डिंग टू आपको बताएगी स्पेसिफिकेशन। फिर आप जब बेसमेंट बना रहे होते हैं तो बेसमेंट के लिए, क्योंकि साइडों से भी अब उन वॉल्स का कनेक्शन होता है सॉइल के साथ, तो साइडों से भी सेम के आने का ख़तरा होता है। तो साइडों से जो आप डीपीसी प्रोवाइड करते हैं वो वर्टिकल डीपीसी होती है। अब यहाँ पर डीपीसी की डिफरेंट टाइप्स की आ जाती हैं। आप अगर सिंपल कंक्रीट की डालना चाह रहे हैं तो वो 1:2:4 के मिक्स के साथ हम डाल रहे होते हैं। फिर डीपीसी के लिए आप अगर देखें तो लोग एसफॉल्ट या बिटुमेन की कोटिंग भी कर रहे होते हैं। और तीसरी चीज़, हमें बिटुमेन की थिक लेयर्स भी मिलती हैं जो मिलीमीटर्स में होती हैं गालबन। वो लेयर्स वो शीट्स भी आप बिछा सकते हैं जो कि आपका डीपीसी का ही काम करेंगी। और अगर आप कंक्रीट की डीपीसी डाल रहे हैं 1:2:4 की मिक्स के साथ, तो डीपीसी की एस्टिमेशन जो है वो हम हमेशा स्क्वायर फीट में कर रहे होते हैं, और इसकी जब आप पेमेंट की बात करें तो वो रुपीज़ पर 100 स्क्वायर फीट के हिसाब से हम उसको देख रहे होते हैं। ये देखें जी, ये डीपीसी है। अब ये प्लिंथ लेवल तक हमने अपना जो ब्रिक वर्क किया है उसके ऊपर हमने
अब ये डीपीसी डाल दिया है, ये 2 इंच की भी हो सकती है, ये 3 इंच की भी हो सकती है, ये आपकी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से आपने देखना होगा, लेकिन जो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है वो 2 से 3 इंच इसकी मोटाई रखी जाती है। फिर सर हमारे ये पास सिर्फ दीवारों पे अ, डालते हैं फिर सर? हमारे पास आगे आते हैं, जब हम रूफ की बात करते हैं, स्लैब जिसको हम बोलते हैं, और अगर हम कंक्रीट स्लैब की बात करें, जो आरसीसी स्लैब हमारे पास होती है, वो हम जो अगर नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आप बना रहे हैं तो उसमें जो डिज़ाइन मिक्स हम यूज़ करते हैं वो 1:2:4 का कार्य होते हैं। और आप जो उस स्लैब की क्वांटिटी एस्टिमेट करेंगे वो क्यूबिक फीट में आप कर रहे होते हैं। और इसकी जो हम थिकनेस रखते हैं स्लैब की, वो 4 इंच भी होती है, 5 इंच भी होती है, 6 इंच भी होती है। ये मैं आपको स्टैंडर्ड थंब रूल्स बता रहा हूँ। बाकी अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में जाएंगे या मेगा स्ट्रक्चर्स में जाएंगे, वहाँ पे फिर आपको जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्पेसिफाई करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। इसकी अगर हम क्वांटिटी एस्टिमेशन तो क्यूबिक फीट में होती है, इसकी अगर हम पेमेंट की बात करें तो अगेन ये रुपीज़ पर 100 क्यूबिक फीट के हिसाब से हम उसकी पेमेंट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जब हम आरसीसी की पेमेंट की कर रहे होते हैं तो उसमें से वॉल्यूम ऑफ स्टील हमें माइनस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्टील हम उसमें से माइनस नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि वो जो वॉल्यूम ऑफ स्टील है वो बहुत थोड़ा होता है एज कंपेयर टू ओवरऑल कंक्रीट वॉल्यूम। अगर आप उसमें वो सब्ट्रैक्ट कर भी दें तो कोई ऐसा कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो वो एस्टीम वो उसकी वेस्टेज में ही वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ री जो आप डाल रहे होते हैं वो हम कंक्रीट के वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट नहीं करते। हम उसको एज अ होल उस पूरी स्लैब की लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ को मल्टीप्लाई करके एक क्वांटिटी निकाल लेते हैं और उसकी हम पेमेंट कर देते हैं। अब अगर आप ओपनिंग्स की बात करें, जहाँ पर आपका डोर आएगा, जहाँ पर आपकी विंडोज़ आएंगी या वेंटिलेटर्स आएंगे, तो उनके ऊपर हमने एक बीम प्रोवाइड करनी होती है जिसको हम लिंटल बीम बोलते हैं। वो भी आरसीसी की बनी होती है। उसका मकसद क्या होता है कि जो ऊपर से उस ओपनिंग के ऊपर से जो ब्रिक्स का लोड आएगा उसको उठाने के लिए हम एक लिंटल बीम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इसमें दो तरीकाकार होते हैं, या तो सिर्फ ओपनिंग्स के ऊपर आप लिंटल बीम प्रोवाइड कर दें, या अगर आपकी दरवाजे की हाइट 7 फीट है और उस 7 फीट तक आपकी तमाम विंडोज की हाइट भी आ रही है, तो आप 7 फीट तक थ्रू आउट एक्सटर्नल वॉल्स पे एक बीम प्रोवाइड कर दें, जिसको लिंटल बीम हम बोलेंगे। तो जो मर्जी आप करना चाहें कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंडेंट है। अब रूफ के साथ आप देखें तो उसके ऊपर जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो रूफिंग कर रहे होते हैं, कि सिर्फ आपने स्लैब की कंक्रीटिंग करके उसको हम छोड़ नहीं देते, बल्कि उसके ऊपर हम फिनिशिंग भी करते हैं। इसमें डिफरेंट प्रैक्टिसेस हमारे पास आ जाती हैं। आप डिफरेंट इसमें लेयर्स डाल सकते हैं, जिसमें आपकी वाटर प्रूफिंग की लेयर आ जाती है, जिसमें बिटुमेन कोटिंग भी इंक्लूड हो सकती है। आपकी पॉलीथीन शीट्स भी आप उसमें डाल सकते हैं, फिर अर्थ फिलिंग आप उसमें कर सकते हैं, आप ब्रिक टाइल्स का यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा घरों में जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड रूफिंग प्रोसीजर है, आपने भी उसको देखा होगा, सुना होगा, करवाया होगा, जिसको हम चिप्स बोलते हैं। तो कंक्रीटिंग उस स्लैब के ऊपर हम चिप्स करवा देते हैं। तो ये भी एक वाटर प्रूफिंग के तौर पे उसका काम हो रहा था। तो जितनी भी हम रूफिंग की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, इनकी एस्टिमेशन हम स्क्वायर फीट में करते हैं, और इसकी पेमेंट जो होती है वो रुपीज़ पर 100 स्क्वायर फीट टोटल रूफ के एरिए के हिसाब से हम कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास रीइंफोर्समेंट आ जाती है जी। इसकी जो पेमेंट है ये पर टन या पर केजी के हिसाब से हम कर रहे होते हैं। और जब हम इसकी क्वांटिटी एस्टिमेशन की बात करते हैं तो इसकी क्वांटिटीज हम हमेशा टन्स में निकाल रहे होते हैं। अगर मैस कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं तो वो टन्स में निकाल रहे होते हैं, और पर टन के हिसाब से आप उसको
उसकी उसके रेट मंगवा लेते हैं। अब अगर आप लेटेस्ट रेट की बात करें तो मेरे ख्याल से 3 नंबर बार या आपकी 4 नंबर बार जो है वो 1,30,000 के आसपास मिलेगी आपको पर टन का, मैं आपको रेट बता रहा हूँ। और जब भी हम रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग कर रहे होते हैं या उसको उसकी क्वांटिटी निकाल रहे होते हैं, तो उसमें जो डेवलपमेंट लेंथ हैं, बेंड्स आ रहे होते हैं, हुक्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, ये डिफरेंट ओवरलैपिंग्स जो हम दे रहे होते हैं बार्स को के दरमियान, उसकी जो लेंथ है वो भी इंक्लूड करनी होती है, उनकी कैलकुलेशन भी बड़े ध्यान से करनी होती है ताकि फाइनल कैलकुलेशन में किसी किस्म की कोई गलती शामिल ना हो। फिर डिफरेंट थंब रूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे ये स्लाइड में भी आपको नज़र आ रहे हैं कि अगर आप ऑर्डिनरी बीम या स्लैब की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के पर्सपेक्टिव में, तो आपकी जो स्टील कंजम्पशन है वो 6.75 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट आपकी बनती है। इसी तरह अगर आप कॉलम्स में जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली कॉलम में जो परसेंटेज ऑफ स्टील है वो 2% होती है ऑफ ओवरऑल कंक्रीट वर्क जो हमने कॉलम्स में किया होता है, और उसके हिसाब से जो थंब रूल है वो 8 to 10 पाउंड पर क्यूबिक फीट ऑफ स्टील कवर हो रहा होता है हमारे पास कॉलम्स। फिर हम अगर फ्लोरिंग की बात करें तो हमारे पास फ्लोरिंग की जो देखें तो इसमें हमारे पास टाइल्स के भी फ्लोरिंग अवेलेबल है, मार्बल की फ्लोरिंग भी अवेलेबल है, फिर चिप्स की भी फ्लोरिंग अवेलेबल है। फिर अगर आप गांव देहातों में चले जाएं तो वहाँ पर कंक्रीट की फ्लोरिंग लोग करवा लेते हैं, सिंपल ब्रिक से उसकी फ्लोरिंग हम करवा लेते हैं। तो फ्लोरिंग की जो एक्टिविटी है उसको उसके अगर आप चल रहे हैं उसमें मार्बल में या कंक्रीट या टाइल वर्क में, तो उसकी अलग अंदाज से पेमेंट हो रही होती है। मोस्टली ये क्यूबिक फीट में ही इसको हम कंसिडर कर रहे होते हैं। और इसमें अगर आप फ्लोरिंग के नीचे अर्थ फिलिंग जो हम करते हैं, मोस्टली सॉइल की अर्थ फिलिंग होती है या उसकी हम सैंड फिलिंग की भी कर सकते हैं, या हम ब्रोकन और क्रश्ड स्टोन या ब्रिक वर्क को भी यूज़ करके हम उसको कर सकते हैं। फिर उसके अगर आप कंक्रीटिंग की फ्लोरिंग कर रहे हैं, क्योंकि कंक्रीटिंग से एक रफ आउटलुक आती है आपके फर्श पे, तो उसकी टॉपिंग हमने करनी होती है। टॉपिंग का मकसद होता है कि उसकी जो रफनेस है सरफेस की वो ख़त्म करके उसको एक स्मूथनेस हम दे सकें, एक शाइनी सरफेस हम प्रोवाइड कर सकें, तो हम वो टॉपिंग कर रहे होते हैं। तो उसकी जो टॉपिंग की पेमेंट है अगेन वो स्क्वायर फीट के हिसाब से हम उसको कर रहे होते हैं। उसकी क्वांटिटी एस्टीमेट और उसकी जो पेमेंट हम करते हैं उस टॉपिंग की, वो रुपीज़ पर 100 स्क्वायर फीट के हिसाब से हम करते हैं। फिर आप देखेंगे फ्लोरिंग के साथ हम स्कर्टिंग करते हैं। स्कर्टिंग की अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो ये दीवार के साथ आपको, अगर घरों की बात करें तो हम मार्बल यूज़ करते हैं जिसकी मोस्टली हाइट जो होती है वो 4 इंच रखते हैं हम। बाद जगहों पर लोग 6 इंच की हाइट वाली भी स्कर्टिंग करवा लेते हैं। ये स्कर्टिंग जो है इसकी जो मेजरमेंट है ये रनिंग फीट में हम करते हैं, और इसकी पेमेंट भी उसी हिसाब से हम कर रहे होते हैं। फिर अगर मैं प्लास्टर की एक्टिविटी की बात करूं तो अगेन प्लास्टर की जो एक्टिविटी है इसके लिए हमें थिकनेस पता होनी चाहिए, और हमें जो मिक्स प्रोपोर्शन है वो पता होनी चाहिए। अब आउटर फेसेस के लिए 1:4 रेशो भी यूज़ होती है, 1:5 यूज़ होती है, और इनर के लिए 1:4 यूज़ होती है, 1:5 भी यूज़ होती है। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या स्पेसिफिकेशंस दे दी गई हैं, बता दी गई हैं। अब इसमें दो तरीका कार अख्तियार किए जाते हैं। पहला तरीकाकार तो ये है कि आप कंप्लीट सरफेस की प्लास्टर की क्वांटिटी निकाल लें स्क्वायर फीट में, और उसमें से ओपनिंग्स आप डिडक्ट कर दें। अब जब आप इसमें से ओपनिंग्स डिडक्ट करेंगे तो जो आपके सिल लेवल्स हैं, जो विंडो का बॉटम लेवल होता है, फिर आपके जो सॉफिट्स हैं, जैम्स हैं, यानी दरवाजों के साइडों पे जो पोर्शन आ रहा है उसकी फिर अलग से आपको क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। अगर वो क्वांटिटी नहीं निकालेंगे तो जो प्लस्तर करने वाला ठेकेदार होगा वो उस चीज़ को प्लस्तर नहीं करेगा, क्योंकि आपने पेमेंट में वो चीज़ इंक्लूड ही नहीं की हुई।
तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप पूरी, अगर आप वन फेस प्लस्टर वर्क कर रहे हैं तो उसमें से आप ओपनिंग सब्ट्रैक्ट ना करें। अगर आप टू फेस की प्लस्टरिंग कर रहे हैं तो ओनली वन फेस में से आपकी जो ओपनिंग है उसका टोटल जो स्क्वायर फीट का एरिया है वो आप सब्ट्रैक्ट कर लें। अब इसकी क्योंकि मेजरमेंट स्क्वायर फीट में हम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली इसकी पेमेंट भी जो होती है वो रुपीज़ पर 100 स्क्वायर फीट के हिसाब से हम करते हैं। जूं जूं आपकी जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी तो उसके रेट भी आपके वेरी करते जाएंगे विद दी इंक्रीज इन हाइट ऑफ बिल्डिंग। फिर अगर आप वुड वर्क की बात करें, यानी कि जो लकड़ी का काम हमारे घरों में होता है, जैसे दरवाजे आ गए, फिर आपने कबर्ड्स बनवानी है, या अगर आपने किचन में जो काम करवाना है वो टोटली वुड वर्क होता है। तो वो मोस्टली जो है RFT में, अगर आप वुडन शेल्फ्स बनवा रहे हैं वो RFT में भी उसकी मेजरमेंट हो रही होती है। अगर आप देखें तो बाज़ लोग उसको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी मेजरमेंट कर रहे होंगे। अगर आप सिंपल क्या कहते हैं, जो बर्तन रखने वाली अलमारियाँ आप बनवाते हैं उसकी पेमेंट बाज़ जगहों पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लोग कर रहे होते हैं। अगर आप शेल्फ्स, वुडन शेल्फ्स को देखेंगे वो RFT में चली जाती हैं। फिर अगर आप वुडन स्टेयर्स की बात करते हैं तो वो आपकी नंबर ऑफ़ स्टेप्स के हिसाब से उसकी एस्टिमेशन करके उसकी मेजरमेंट की जा रही होती है। और अगर आप कोई आपने कोई जिस तरह बाहर के मुल्कों में टिम्बर से बने हुए घर होते हैं, तो वहाँ पर जब टिम्बर की बीम्स आप प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर के कॉलम्स प्रोवाइड करते हैं, या टिम्बर से बनी हुई ट्रसेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसकी जो हम मेजरमेंट करते हैं वो क्यूबिक फीट में हम मेजर कर रहे होते हैं। फिर प्लम्बिंग और सैनिटरी फिटिंग्स पे अगर आप घरों की बात करें तो यहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं एक लमसम अमाउंट के पर बाथ के हिसाब से वो आपको बाथरूम पर बाथ के हिसाब से आपको एक लमसम अमाउंट बता देंगे कि उसमें वो हर चीज़ उसमें इंक्लूड कर देंगे, उसमें फिटिंग से लेके उसकी ड्रेनेज तक। वो पर बाथ वो डिपेंड वेरी करेगा, कोई आपको 80,000 बताएगा, कोई 90,000 बताएगा, कोई लाख बताएगा, कोई 1.5 लाख बताएगा। वो वेरी करेगा कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन अगर आप बाथरूम में ड्रेनेज की एक्टिविटीज़ की बात करें और उसमें जो आप सीवरेज की पाइपलाइंस बिछा रहे होते हैं, तो उसकी जो हम एस्टिमेट्स निकाल रहे होते हैं वो RFT रनिंग फीट में हम उसको मेजर कर रहे होते हैं। या आपने जो अगर फिटिंग्स की बात करते हैं जिसमें आपके शॉवर्स आ गए, आपकी आपके बेसन आ गए, आपके कमोड आ गए, वो नंबर्स में बात कर रहे होते हैं कि मतलब एक नंबर, एक उनकी क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी है, तीन क्वांटिटी है, उसके हिसाब से हम उसकी एस्टिमेट्स कर रहे होते हैं। आखिर में जी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आ गए। अगर आप इसमें पाइप वर्क की बात करें, कंड्यूट वर्क की बात करें, तो वो RFT में उसकी मेजरमेंट हो रही होती है। अगर आप इसकी चार्जेस की बात करें तो अगेन इसमें जो